हेलो फ्रेंड्स, तो रिमेनिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। एक मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है। कब उठाया जा सकता है? किसी मामले के तथ्यों को जब वो छुपाता है। कौन? जो मंत्री होते हैं हमारे कैबिनेट स्तर के या स्टेट पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चाहे वो एमपी हो या चाहे एमएलए हो। एमएलए कहाँ के बनते हैं? मंत्री, वो राज्य के मंत्री बनते हैं ना, किसी राज्य के। जैसे हमारे शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली में, मनीष सिसोदिया। अगर वो किन्हीं तथ्यों को छुपाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनको उनके खिलाफ क्या विशेषाधिकार ला सकते हैं जो और मंत्री होते हैं, ठीक है। और हमारे सेंटर में भी होता है ऐसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, जैसे खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर और शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। अगर इन्होंने कोई बातें तथ्य छिपाए हैं या भ्रष्टाचार करा है तो इनके खिलाफ क्या लाया जा सकता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत के समेकित निधि से राज्यों को अनुदान सहायता प्रदान करती है? तो वित्त आयोग के, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के। यह आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया गया है, ठीक है। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है उनके लिए कानून निर्माण कौन करता है? संसद। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे इंडिया में भी 8 हैं, तो कुछ में क्या है, विधानसभा नहीं है। जैसे तुम्हारा दमन दीव और दादर नगर हवेली हो गया, जिसको अब मर्ज करके एक कर दिया गया है 26 जनवरी 2020 में। इसके अलावा लक्षद्वीप हो गया, इसके अलावा तुम्हारा अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, इसके अलावा तुम्हारा कौन से हो गए, हाँ ये सारे हो गए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विधानसभा नहीं है। तो इनके लिए नियम कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार के द्वारा जो वहाँ पे कौन किए गए थे, जो वहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा ऑफिसर नियुक्त किए गए होते हैं, ठीक है, वो उनके लिए कानून बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकियों के लिए कौन बनाता है? बाकी जगह तो विधानसभा है ही, एमपी जो एमएलए होते हैं वो कानून बनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? 55 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये गलत है, ठीक है जी। अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाना है, भारत का चीफ जस्टिस बनना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। किसके रूप में? एक वकील के रूप में। या आपको कम से कम 5 साल का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो, किसी हाई कोर्ट में आप क्या हो, जस्टिस हो, ठीक है, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो। या कम से कम आपको 10 साल की उच्च न्यायालय में वकील की प्रैक्टिस हो, ठीक है। और राष्ट्रपति की राय में आप एक विशिष्ट न्यायवादी, मतलब राष्ट्रपति को लगना चाहिए कि आपको अच्छा ज्ञान है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही थे, जबकि ये वाला पॉइंट का जिक्र नहीं किया गया। 55 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। वो 40 का भी हो फिर भी चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी किए जा सकते हैं? 5 तरह की रिट जारी करते हैं। तो कौन कौन से? ये हैबियस कॉर्पस, मैंडमस प्रोविजन और है सर्टियोरियल और क्यू वारंटो जो कहते हैं। क्यू वारंटो कौन सा है? जब ज़बरदस्ती कोई पुलिस किसी को उठा के ले जाती है तो फिर कोर्ट क्या कर सकता है, इसको इसके आधार पे कह सकता है कि तुमने उनको किस आधार पे आपने उनको अरेस्ट कराया। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग 4 से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसका ये क्यों लाए गए हैं आयरलैंड से? ताकि राज्य का विकास हो, कल्याणकारी विकास के लिए लाए गए हैं, राज्य के कल्याणकारी विकास के लिए। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले उसके पद से हटाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदनों की, ठीक है। और इम्पीचमेंट लाया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65(2) के द्वारा। एक इम्पीचमेंट लाया जाता है किसके खिलाफ? राष्ट्रपति के खिलाफ, ठीक है। और इस तब जाके हम क्या, संसद के दोनों सदन लाते हैं। और कम से कम 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए राष्ट्रपति के खिलाफ, तब जाके वो राष्ट्रपति किसी पद से हटेंगे, ठीक है। किसके द्वारा? इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ है, ठीक है। महाअभियोग कहते हैं हिंदी में, महाअभियोग। बलवंत राय समिति द्वारा किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई है? त्रिस्तरीय, ठीक है फ्रेंड्स। बलवंत राय से त्रिस्तरीय कौन कौन से? ग्राम पंचायत है, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल और जिला परिषद, जिला पंचायत, ठीक है। 1953 में लेके आई थी ये कौन? पंचायती राज। और कहाँ पे शुरू हुआ था इसका? नागौर, राजस्थान में सबसे पहले इसको शुरू किया गया था, राजस्थान में, नागौर में, ठीक है। पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं हम अप्रैल के टाइम पे। निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो केवल 2 और 3। एक, न्यायाधीश के रूप में कार्य करने में अक्षमता हो अगर, या फिर प्रमाणित दुर्व्यवहार करा हो उसने, ठीक है, अगर उसने कुछ गलत काम किया हो, ठीक है। किसने? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने, वरना उसको हटाया नहीं जा सकता। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं, 10 क्वेश्चन,
ठीक है। 10 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे, 90 क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी, इको, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से आएंगे, 10 क्वेश्चन पेडागोजी से आएंगे। तो पहला वाला देखते हैं। डैश लर्निंग गतिविधियां केस स्टडी के समान है, लेकिन आमतौर पर गुणात्मक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है और छात्रों का अधिगम एक गहरा अवसर प्रदान करती है। तो इस समस्या पर आधारित है, समस्या पर आधारित लर्निंग गतिविधियाँ केस स्टडी के समान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक डैश द्वारा व्याख्या तकनीक की और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। व्याख्या तकनीक होता है जो लेक्चर मेथड होता है। भाषा पर कमांड करके, बिल्कुल सही है। अगर अच्छी हमारी लैंग्वेज होगी टीचर की तो ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। सामग्री पर यस, हमारी जो कंटेंट होना चाहिए वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। और ठोस उदाहरण मतलब एक अच्छे पॉइंट रखने चाहिए हमें, एग्जाम्पल अच्छे होने चाहिए हमारे, तब जाके हमारी क्या होगी, इफेक्टिव टीचिंग होगी। अगला वाला क्वेश्चन है, जॉन कैरोल ने स्कूली शिक्षा के एक मॉडल का प्रस्ताव कब दिया है? तो 1963 में दिया है जॉन कैरोल ने। ठीक है। मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग इन 1963 में दिया इन्होंने। निम्नलिखित में से क्या छात्र के मूल्यांकन की एक प्रमुख प्रकार नहीं है? तो संज्ञानात्मक नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन का। ठीक है। योगात्मक देखते हैं हम, सबमेटिव, रचनात्मक भी देखते हैं, और ये संज्ञानात्मक नहीं देखते, रचनात्मक देखते हैं, योगात्मक देते हैं। ठीक है। फॉर्मेटिव और सबमेटिव जो कहते हैं हम। और सबमेटिव कब करते हैं हम? टर्म के एंड एग्ज़ाम में करते हैं, जब हमारा क्या होता है, पूरा साल कंप्लीट होने वाला होता है, तब हम सबमेटिव करते हैं। और फॉर्मेटिव करते हैं टाइम पे। और ये क्या होता है, संज्ञानात्मक तो होता है कॉग्निटिव, जो दिमागी क्षमता होती है किसी भी बालक की, किसी भी व्यक्ति की। सामाजिक विज्ञान की पर्यवेक्षित अध्ययन रणनीति का गुण है, उपरोक्त सभी है। छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करे, छात्रों के पढ़ने के तरीकों का विकास करना, छात्रों में समस्या सुलझाने में कौशल विकास करना, ये सभी सही है ऊपर वाले। प्रशिक्षु शिक्षक एक निर्देशात्मक उद्देश्य लिखता है, छात्र लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम होंगे, यह उद्देश्य है, बोध का है ये। ठीक है, बोध का। बोध मतलब होता है हमारी जो इनलाइटमेंट होती है, हमारी जो ज्ञान होता है, उस पर आधारित है ये। यदि कोई सामाजिक विज्ञान शिक्षक महाद्वीपों और समुद्र के स्थान को सिखाना चाहता है तो उसे किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेगा? तो विश्व भौतिक का। ठीक है, जो फिजिकल मैप है वर्ल्ड का, उसको लेके आएगा। जबकि पॉलिटिकल मैप में तो राज्यों का वर्णन रहता है कि यहाँ पे वाला राज्य है, यहाँ पे वो राज्य। लेकिन अगर हमें वर्ल्ड का मैप दिखेंगे तो उसमें कॉन्टिनेंट दिखेंगे, उसमें तो उसको लेक दिखेंगे, उसमें उसको और क्या दिखेंगे, डेजर्ट दिखेंगे, महासागर दिखेंगे, ओशियन। ठीक है, माउंटेन दिखेंगे। तो ये पे सही आंसर है हमारा विश्व भौतिक। ठीक है, फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कहानी में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो इतिहास को पढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है, यह छात्रों में रुचि प्रदान करता है। ठीक है, सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? जो कहानी हम पढ़ाते हैं हिस्ट्री में, इससे बच्चों में रुचि आती है। मान लो मैं बाबर के बारे में पढ़ा रहा हूँ और बाबर की कोई कहानी लेके आ गया तो इससे छात्रों में रुचि पैदा होगी उनको जब मैं कहानी बताऊँगा। सामाजिक विज्ञान विषय का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? ए, सी और डी। केस स्टडी बिल्कुल सही है। केस और चर्चा जब हम क्लास में किसी पे डिस्कशन करेंगे तो बहुत ज़रूरी है। और परिभाषाएं भी बहुत ज़रूरी है बीच बीच में ना। जैसे अगर हमें ज्योग्राफी में आ गया क्लाइमेट, तो क्लाइमेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इकोलॉजी की पता होनी चाहिए, इस तरह की डेफिनेशन, लोकतंत्र की। ठीक है, डेमोक्रेसी की परिभाषा। केस स्टडी से हमें और डीप में जानने का मौका मिलता है। लेकिन जो काल्पनिक आख्यान है, ठीक है, इमेजिनरी थिंकिंग, वो गलत है। निम्न प्राथमिक सामाजिक विज्ञान कक्षा में आप निम्न में से किस मूल्य पर जोर देंगे? तो हम बच्चों को कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, सहयोग करो एक दूसरे का। ठीक है, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान है ये समाज का ही तो विज्ञान है, सोसाइटी का ही है। सोशल साइंस इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। तो इसमें हम सहयोग पे हम जोर देंगे, ना कि प्रतिस्पर्धा पर। प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन तो एक निगेटिव वर्ड है। समानता की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो बच्चों में किस में ज़रूरत होती है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं उनको ज़रूरत होती है उसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए आपको। आई होप आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।